नमस्कार छात्रों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बायोलॉजी से टॉप 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्रश्न लिखे हुए हैं। किस क्लास के लिए? तो 12th का साइंस क्लास के लिए। ठीक है, 12th लिखे हैं VVI टॉप 5 बायोलॉजी 2 मार्क्स क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और बायोलॉजी के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। देखिए, और ये सभी प्रश्न पिछले परीक्षा में आ चुका है। ये पांचों जो प्रश्न है ये पिछले एग्जाम किसी न किसी वर्ष में पूछा जा चुका है। हो सकता है कि इस पांचों में से आपके भी परीक्षा में कोई प्रश्न जरूर आ सकता है। तो पांचों प्रश्नों को पहले ध्यान से देखें, उसके बाद इसका एक एक करके हम उत्तर भी देखेंगे। प्रश्न क्या है कि असमजात अंग क्या है, 2 उदाहरण दे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि एलर्जी क्या है, इसके लक्षण का संक्षेप में वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है कि जल परागण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। बहुत ही प्रश्न अच्छा है। तीसरा है कि GMO पर प्रकाश डालें। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, लगभग 3 से 4 बार। उसी तरह से प्रश्न 5वां है कि MTP से आप क्या समझते हैं, उसके सुरक्षित एवं घातक काल लिखें। यह भी प्रश्न कई बार एग्जामों में आ चुका है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे पेज फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। चलिए देखते हैं सभी प्रश्न का एक एक उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है असमजात अंग क्या है। देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या था, असमजात अंग क्या है, 2 उदाहरण दे। असमजात अंग क्या है, 2 उदाहरण दे। प्रश्न का उत्तर यहां पर है कि वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न हो, वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न हो लेकिन उनका कार्य समान हो, उसे असमजात अंग कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना अलग अलग हो लेकिन वो जो अंग काम करता हो वो एक जैसा हो, उसे असमजात अंग कहते हैं। जैसे मैं 2 उदाहरण देना था, तो पहला उदाहरण देखिए क्या है कि चमगादड़, चीता तथा मनुष्य का अग्रपाद। चमगादड़, चीता तथा मनुष्य का अग्रपाद, दोनों की संरचना अगर देखा जाए तो अलग अलग हुआ लेकिन काम क्या है, एक जैसा है। उस तरह से पक्षियों एवं कीटों के अंग, ये क्या होगा, इसका उदाहरण होगा। जैसे में देखेंगे लोग चमगादड़, चीता एवं मनुष्य का हाथ काम क्या करता है, अधिकतर भोजन को पकड़ने के लिए, भोजन को खाने के लिए। चमगादड़ देखेंगे लोग अपने भोजन को खाता है हाथ से, यानी आगे का हिस्सा से। चीता भी है, हाथ से पकड़ के उसी से नोच कर खाता है। और मनुष्य का आगे का हाथ, जो हम लोग का हाथ है, उसी को अग्रपाद कहते हैं, वो भी क्या करता है, हाथ से ही अपना कार्य करता है। तो तीनों का काम एक जैसा है लेकिन संरचना की दृष्टि से तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं, भिन्न होता है। वही कह रहा है कि वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना से तो भिन्न तो हो लेकिन उनका कार्य जो हो एक समान हो, उसे क्या कहेंगे, तो असमजात अंग कहेंगे। पक्षियों तथा कीट देखा हो, पक्षी और कीट क्या है, देखने में अलग अलग है लेकिन उनका काम एक ही होता है। समझ में आ गया प्रश्न? तो क्या प्रश्न है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके पूछा जाता है, जरूर से नोट कर ले। देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है, एलर्जी क्या है, इसके लक्षण के संक्षेप में वर्णन करें। प्रश्न क्या है, एलर्जी क्या है, इनके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो देखिए पहले क्या, जैसे हम प्रश्न लिखे हैं और उसका आंसर लिखे हैं तो एग्जाम में आपका आएगा तो प्रश्न नहीं लिखना है। इसमें 2 चीज कह रहा है, क्या कह रहा है, एलर्जी क्या है, एक यहाँ पे है, फिर कह रहा है इसके लक्षणों का वर्णन करना है, इनके लक्षणों का वर्णन करना है। तो देखिए उत्तर लिखने के बाद हम क्या लिखे हैं, एलर्जी। आपको भी सेम प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आंसर को। ठीक है, एलर्जी पहले लिखना है, एलर्जी के बारे में लिख लेना है, उसके बाद फिर जो कह रहा है उसको लिखना है। प्रश्न आंसर क्या कह रहा है कि किसी प्रतिजन या बाह्य कारकों के कारण या प्रति मानव शरीर में उच्च संवेदनशीलता का उत्पन्न होना एलर्जी कहलाता है। ऐसा समझ में क्या है, तो किसी प्रतिजन यानी शरीर के अंदर किसी कारण या बाह्य कारकों से मानव शरीर में उच्च संवेदनशीलता का उत्पन्न हो जाना या होना ही क्या कहलाएगा, एलर्जी कहलाएगा। एलर्जी का लक्षण क्या है, वो लगभग किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो एलर्जी का लक्षण देखिए, लक्षण लिखिए, कितना पूछा है, इनके लक्षण को लिखे तो जितना पूछे उतना लिख सकते हैं, अन्यथा 2 लिख सकते हैं।
तो पहला है कि शरीर पर लाल चकता हो जाना। देखे होंगे लोग किसी जगह पर जाते हैं लोग या घास उसमें या जंगलों में, तो शरीरों पर लाल चकते हो जाती है, हाथ खुजली होने लगती है, खुजली होने लगती है, यानी खुजली में बेचैनी बढ़ जाता है। यह है एलर्जी का लक्षण जो किसी कारण हो सकता है। कहीं अधिकतर हम जा रहे हैं घासों में, खेतों में जाते हैं तो देखेंगे लोग हाथ पे लाल लाल चकते हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, वही क्या है, एलर्जी है। ये बाह्य कारक है। आंतरिक कारक क्या है, यानी प्रतिजन। कभी कभी देखे होंगे लोग कि किसी कारण अगर कोई दवा खा लिया जाता है तो उल्टा काम कर देता है, यानी रिएक्शन कर देता है, उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो ये क्या है, एलर्जी है, जो किसी बाह्य कारण या प्रतिजन से शरीर में उच्च संवेदनशीलता उत्पन्न हो जाती है, जिसका लक्षण है शरीर पर लाल चकता हो जाना, खुजली एवं बेचैनी का बढ़ जाना। ये प्रश्न आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी जरूर से आप नोट कर लीजिए। और अगले प्रश्न बढ़ते हैं 3 नंबर। प्रश्न संख्या 3 है, देख सकते हैं कि जल परागण से आप क्या समझते हैं। जल परागण से आप क्या समझते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न ये भी है। जल परागण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है कि जब नर पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जल द्वारा पहुंचते हो, जब नर पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जल के माध्यम से या जल द्वारा पहुंचते हो तो उसे जल परागण कहते हैं। याद रहेगा, जल परागण सामान्यतः जलीय पौधों में होता है, ये याद रखिएगा। जल परागण सामान्यतः जलीय पौधे में ही होता है, क्योंकि उसमें जो परागण क्रिया होगी जल के माध्यम से होगी। जैसे उदाहरण है हाइड्रीला तथा वेलिस नेरिया। हाइड्रीला तथा वेलिस नेरिया एक पौधा है जिसमें जो परागण की क्रिया होती है जल के माध्यम से होती है, यानी जल के द्वारा होती है। लेकिन कभी कभी आपके प्रश्न एग्जाम पूछा जाता है कि कमल में परागण किसके माध्यम से होता है, या कमल में परागण होता है किस माध्यम से होता है। ध्यान देना है, नोट में लिखे हैं कि कमल में परागण कीट द्वारा होता है। कमल में जो परागण की क्रिया होती है कीट द्वारा होती है, याद रहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब नर पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जल के माध्यम से या जल द्वारा पहुंचता है तो उसे जल परागण कहते हैं। और जल परागण सामान्यतः जलीय पौधे में होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण है हाइड्रीला, वेलिसनेरिया, और भी कई उदाहरण है, लेकिन अधिकतर यही एग्जाम में आता है। और इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। कमल में परागण किसके द्वारा होता है, तो कीट के द्वारा। कमल में परागण कीट के द्वारा होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि याद रहता है कमल का फूल जल में ही होता है, तो जल के माध्यम से हो जाएगा, फटाक से जल पे लगा देते हैं। तो किसके माध्यम से होता है, कीट के माध्यम से, याद रहेगा। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस में कीट के द्वारा परागण होता है। कीट द्वारा परागण होता है तो उसमें अन्य कुछ रहेगा, उसमें कमल भी रहेगा, तो ध्यान देना है। ये इस वीडियो का तीसरा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें, और फेसबुक पे है तो पेज को फॉलो जरूर करें। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, जीएमओ पर प्रकाश डाले। 4 नंबर प्रश्न था, जीएमओ पर प्रकाश डाले। जीएमओ क्या है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए उत्तर में जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जेनेटिकली मतलब जीन, मॉडिफाई मतलब उसको पुनः बनाया गया, ठीक है। तो क्या है जीएमओ, एक ऐसी विधि है, जीएमओ एक ऐसी विधि है जिसमें जीनों को दूसरे जीव में प्रवेश कराकर नए एवं मोनोकुल जीव को विकसित कराया जाता है, उसे जीएमओ कहते हैं। आया समझ में, नहीं आया होगा। जैसे एक जीव के जीन को निकालकर दूसरे जीव के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, यानी उनके शरीर के जीनों में प्रवेश करा दिया जाएगा, तो उससे एक प्रकार के नया जीव बनेगा, उसी को जीएमओ कहते हैं। वो खास किस्म के होता है, उससे कई प्रकार के लाभ भी है और कई प्रकार के हानि भी होती है। जैसे उदाहरण है गोल्डन राइस, बीटी कपास, गोल्डन राइस, बीटी कपास, ठीक है। तो हो गया जीएमओ, यानी ऐसी विधि होता है जो एक जीव के जीन को निकालकर दूसरे जीव में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे एक नया जीव विकसित कराया जाता है, वो जीएमओ कहलाता है। एक विधि है जिससे बनाया गया अभी तक है गोल्डन राइस और बीटी कपास। फिलहाल गोल्डन राइस पर बैन लग चुका है, वो नहीं उगाया जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन में एग्जाम में, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन
पाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा चौथा प्रश्न। बहुत ही ये भी प्रश्न अच्छा है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जितने भी प्रश्न पहले ही बता चुके हैं, जितने ही प्रश्न हैं, पांचों प्रश्न पिछले एग्जाम में कई बार आ चुका है। इनमें से कंफर्म है कि आपके एग्जाम में भी एक प्रश्न जरूर आ सकता है। तो जो भी प्रश्न है पूरा देखना है और उसको जरूर समझ लेना और नोट भी कर लेना है। इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे ज्यादा एग्जाम में वो पूछा जाता है। तो देखते हैं पहला 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको कई बार बता चुके हैं कि ये प्रश्न जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। क्या है? एमटीपी क्या है? इसके सुरक्षित एवं घातक काल लिखे। घातक काल लिखे। इस प्रश्न का उत्तर है एमटीपी। पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंग्लिश नाम है। पूरा नाम है चिकित्सीय सगर्भता समापन। एमटीपी को पूरा हिंदी में कहते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन और इंग्लिश में कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, परिभाषा क्या है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ के समापन को एमटीपी कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कभी कभी आपको बता दें, पूरा नाम इसलिए लिखे हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन कि कभी कभी दे देता है कि एमटीपी की जगह पे पूरा नाम लिख देगा कि चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या है, इसके सुरक्षित एवं घातक काल क्या होता है या लिखे। तो ध्यान देना है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ के समापन को एमटीपी या चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। सगर्भता समापन में मुख्यतः मादा भ्रूण को, जो मादा भ्रूण होती है उनकी हत्या की जाती है। जो भी औरत महिला है उनके जो बच्चे हैं, जो भ्रूण में बच्चे पल रहे होते हैं, सामान्यतः उनकी हत्या कर दी जाती है। वो क्या है? चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। देखिए, इसके बाद था कि इसके सुरक्षित एवं घातक काल भी बताना था। तो सुरक्षित गर्भावस्था के 3 महीने तक, जैसे ही शुरुआती गर्भावस्था शुरू होती है, गर्भावस्था उसके 3 महीने तक जो गर्भपात होता है वो सुरक्षित होता है। 3 महीने तक सुरक्षित होता है तथा 3 महीने बाद जो गर्भपात होता है वो घातक बन जाता है। क्या होता है? 3 महीने बाद घातक बन जाता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको ध्यान देना है। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, एमटीपी क्या है? तो सुरक्षित एवं घातक काल लिखें। तो एमटीपी क्या है? यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन। क्या है? तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ के समापन को, यानी गर्भ को खत्म कर देना, यानी गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही गर्भ को मार देना, क्या कहलाएगा? एमटीपी यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाएगा। इसमें सामान्यतः बताया क्या चीज? मादा भ्रूण की हत्या की जाती है। ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है कि एमटीपी में क्या की जाती है, तो मादा भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। इसके सुरक्षित काल मैक्सिमम 3 महीने तक ही होती है अधिकतम, उससे ऊपर घातक हो सकता है और 6 माह बाद गर्भपात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो पूर्ण रूप से घातक हो जाता है। तो ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए हमेशा आते रहेगा और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्द से सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें।